नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन और विद्या गुरुकुलम एकेडमी पे। चलिए, जैसा कि आप लोग को बताया गया था, रफ्तार सीरीज की क्लासेज आपको रेगुलर चल रही होगी। आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। डेली 10 बजे आपको वीडियो मिल जाता है, उस बीच कोई नोटिस भी आता है तो उसका भी टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिल जाता है सबसे पहले, और सबसे सटीक जानकारी इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। सभी आदमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लासेस देखने वाले हैं। आशा करते हैं आप लोग पिछले का जो पूरा क्लास है, पॉलिटी का भी 2 वीडियो हो चुका है, हिस्ट्री का भी हो चुका है, ज्योग्राफी भी चल रही है, साइंस भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी पढ़ा दिए गए हैं आप लोग को। तो इसलिए जाके प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में इसी वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ आपका सारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए, आज की क्लास देखने वाले हैं। आज हम लोग इकोनॉमिक्स की 1 शॉट में मैराथन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऊपर से देखने वाले हैं, इकोनॉमिक्स में क्या सब पढ़ने वाले हैं। फिर अगले सेशन से आपको टॉपिक वाइज इकोनॉमिक्स के भी सारे क्लासेज मिलने शुरू हो जाएंगे, जिस तरह से आपको मिल रहे हैं। चलिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी एग्ज़ाम आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और जितने भी अदर स्टेट एग्ज़ाम है, सभी के लिए थ्योरी बेस्ड क्लास होने वाली है। आप सभी लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। चलिए, क्लासेस शुरू करते हैं। तो हम लोग इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, संपूर्ण इकोनॉमिक्स का एक शॉर्ट्स व्यू देखने वाले हैं। शॉर्ट्स में आपका पूरा इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कराने की हम लोग की कोशिश है। जो मेन चैप्टर है उसका सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब हम किसी देश या उसकी आर्थिक क्रियाओं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, या उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं, उसके पास कितना धन दौलत संपत्ति, तो उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। इकोनॉमिक्स की छोटी आर्थिक इकाइयों के अध्ययन अर्थशास्त्र की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अर्थव्यवस्था की जितने भी छोटी छोटी इकाई हैं, उन सभी का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। चलिए, ज़्यादातर हम लोग का फोकस अभी भारत की अर्थव्यवस्था पर रहने वाला है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स में जो इंडियन की अर्थव्यवस्था है, पूछा जाएगा इंडियन इकोनॉमिक्स किस प्रकार का है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स विकासशील टाइप का है। चलिए, तो इसमें देखने वाले हैं हम लोग। आप लोग को यहाँ कोई भी कंसेप्ट को हम लोग रटाने नहीं वाले हैं, बल्कि 100% कंसेप्ट के साथ याद कराएंगे आपको। इसी वीडियो में बने रहिए, आप सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। चलिए, तो इकोनॉमिक्स के 2 टाइप होते हैं। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें आई लगा है, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मैं से शुरू होता है। आई का मतलब होता है मैं। किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में बात कीजिएगा, एक इंडिविजुअल कंपनी या एक, जैसे रिलायंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिलायंस एक पर्सनल आदमी की कंपनी है, अंबानी जी की कंपनी है, तो उनके लिए बात कर रहे हैं। जैसे अडानी ग्रुप्स की बात करें तो उनकी कंपनी है, तो ये सभी क्या, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। वही अगर रेलवे की बात कर रहे हैं, वही कृषि डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें उनकी बात कर रहे हैं, पूरा देश की बात कर रहे हैं, देश की समस्याओं को रख रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। आशा करते हैं आप सभी लोग को समझ गए होंगे। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसे अलग अलग रूप से आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। ये इकोनॉमिक्स को पर 2 भाग में बांटा गया है। इसकी अलग अलग शाखाओं, जो समष्टि, हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो को, और माइक्रो को कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र को जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा आरंभ किया गया था, और अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों के अध्ययन अर्थशास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जब छोटी छोटी चीज़ का अध्ययन किया जाएगा तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। चलिए, इकोनॉमिक सेक्टर जो है उसको 3 सेक्टर में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, जिसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर कहा गया, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां आते हैं, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, खनन उत्खनन। वही औद्योगिक क्षेत्र, जो कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। इसके अंतर्गत निर्माण,
विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति से संबंधित सभी सारी समस्याएं आती है। जल का जैसे अभी हर घर नल जल का योजना चलाए हैं, बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, सभी सरकार ने हर घर नल जल योजना आपको चलाया गया है। ये सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। वही तृतीय सेक्टर जिसमें कि सेवा, आईटी, बैंकिंग और जीडीपी का 63 मतलब जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडिया का, जिस जीएसटी के अंतर्गत ही आता है, उसके जो डेवलपमेंट में योगदान कर रहा है इंडिया की जीडीपी में, वो 53% योगदान तृतीय सेक्टर का ही है। तृतीय सेक्टर के अंतर्गत परिवहन और संचार, बैंकिंग और बीमा, व्यापार और भंडारण और सामुदायिक सेवाएं आते हैं। वह अर्थशास्त्र जिसका विश्व के अन्य देशों में कई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है, वह बंध अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऐसा कंट्री जिसका कहीं भी दूसरे देश के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध ना हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। चलिए आगे देखने वाले हैं हम लोग। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि वर्ष 1969 में भारतीय मूल के जो प्रथम व्यक्ति थे अमर्त्य सेन को मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने ये पुरस्कार 2019 में मिला है। अमर्त्य सेन को कब मिला है तो वो लोग आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझने वाले हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत के सीमा में बने पैसे, अगर आप एक स्टेट में कहीं दिल्ली में रह के वर्क कर रहे हैं, बिहार को पैसा भेज रहे हैं, ये क्या हुआ? ये जीडीपी के अंतर्गत आता है। वही जीएनपी, कोई अगर अमेरिका में रह रहा है, कोई दूसरी सिटी जैसे दुबई में रह रहा है, कोई ईरान, इराक, अमेरिका कहीं भी रहता है, कोई चीन में रह रहा है, कोई रूस में रह रहा है, उन सभी जगह से आप पैसा अर्न करके, जो पैसा अर्न करके अपनी कंट्री को, अपने फैमिली वाले को भेजेंगे, तो उसमें से जो टैक्स के तौर पे जो पैसा कटता है उसे जीएनपी कहते हैं। भारतीयों द्वारा कमाया गया पैसा, चाहे वो विदेश में हो, चाहे अपने खून की कमाई ही इसे कहते हैं। खून या मेहनत से कमाया गया पैसा, मेहनत से तो सभी कमाते हैं, लेकिन खून की कमाई इसलिए कहते हैं कि विदेश में रह के वो कमाते हैं, उन पर जो टैक्स लगता है उसे जीएनपी कहा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलिए आगे देखने वाले। एक होता है नेट, एनएनपी मतलब असली राष्ट्रीय आय। एनएनपी का जांच किया जाता है, मतलब देश का राष्ट्रीय आय क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझने वाले सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम गोवा की है। गोवा, वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस आते हैं, तो वहाँ के जितने भी पीपुल्स हैं उनका इनकम क्या है, हाई रहता है। उसके बाद देखने वाले हैं सबसे, और सिक्किम का भी बात किया जाए तो उसका भी, क्योंकि जनसंख्या कम है वहाँ पे भी सिक्किम का भी हाई परसेंटेज रहता है जीएनपी में। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वहाँ भी, पर कैपिटा इनकम हाई है। सबसे कम बिहार में, सबसे कम पर कैपिटा इनकम बिहार में है, क्योंकि यहाँ पे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसा कि साक्षरता के अनुसार मापा जाता है। ये सबसे कम है, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन बिहार। चलिए एक फेवरेट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, जो लिबरलाइजेशन के जो अग्रदूत माने जाते हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह माने जाते हैं। क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक्स, जब वो जब वित्त मंत्री बने थे मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में जब वो वित्त मंत्री थे, तब इंडिया के मात्र 11 दिन का खाना का पैसा बचा हुआ था। उसके बाद पैसा नहीं बचा, तो उन्होंने इतना मेहनत करके इंडियन इकोनॉमी को इतना हाई लेवल पे ले गए, इसलिए उन्हें भारतीय इकोनॉमिक्स का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। सोशल इकोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? सोशल इकोनॉमी का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। गांधीवादी किस सिद्धांत पर आधारित थे? गांधीवादी न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। ये सभी एसएससी और रेलवे बैंकिंग का भी फेवरेट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, वो भी आपको साथ ही साथ कराते जा रहे हैं। चलिए देखने वाले हैं, कर जो टैक्स लिया जाता है वो 2 टाइप का होता है, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर।
प्रत्यक्ष कर, सीधा कर, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सरकार की सबसे बड़ी कमाई होती है ये सब इनकम टैक्स। जो अप्रत्यक्ष है, जो आपको पता भी नहीं होता, आप कोई सामान परचेज करते हैं उसके थ्रू आपका जीएसटी कट जाता है, कस्टम ड्यूटी कट जाता है, जितने भी वर्किंग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका भी जीएसटी कटता है, उनका भी कस्टम ड्यूटी कटता है। तो ये सभी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। चलिए एक और फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का कि मानव विकास सूचकांक 2024-25 के अनुसार भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो 130वां स्थान, 130 स्थान है। गंतव्य आधारित पर जब डेस्टिनेशन टैक्स लगता है, जहाँ बिकेगा वहाँ पर टैक्स मिलेगा। कोई भी वस्तु जहाँ बिकता है उसके अनुसार आपको टैक्स मिलता है, उसे कहते हैं गंतव्य आधारित कर। लॉरेंज वक्र अनगिनी गुणांक, कोई भी आय मापते हैं, किस कंपनी का आय कितना बढ़ रहा है कोई कर्व के अनुसार, जैसे वाईटी ग्राफ और वीटी ग्राफ पढ़िएगा जब फिजिक्स पढ़ाएंगे डिटेल से, उसमें पढ़ाएंगे आपको। तो इसमें अगर देखिए 45 डिग्री के एंगल से चल रहा है तो आय की गणना असमानता, आय की असमानता मापन कहा जाता है। धीरे धीरे बढ़ने को असमान, पर स्ट्रेट लाइन में बढ़ने को समान माना जाता है, एक समान। बहुत सारे समितियां बने हैं इस पे, अलग अलग समितियां 1979 में बनी। केलोरी गांव में 2400 गांव और शहर 2100 है। तेंदुलकर समिति बनी इसके खिलाफ, आय की गणना के खिलाफ। 2009 में खपत व कंजप्शन पर ये इन्होंने जोर देने को कहा। मनरेगा जिसका अभी नाम चेंज कर दिया गया है, जी राम जी कर दिया गया है, ये 2006 में आई थी। 100 दिन काम की पूर्ण रूप से गारंटी मिलती थी इसके अंतर्गत। अब इसको बढ़ा तो दिया गया है लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया है, पता नहीं सरकार द्वारा फिर क्या किया जाएगा। बेरोजगारी में आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि खेत में जैसे खेत में अगर एक व्यक्ति का काम है, उसके फैमिली में 2-3 आदमी और हैं, तो वो भी उस खेत के काम में जुड़े हुए रहते हैं, उस इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये आपको गांव देहात के ज़्यादा देखने को मिलता है। ये संरचनात्मक, तकनीक बदलने से नौकरी जाना। अगर आप स्किल्स बदल रहे हैं तो उससे आपकी, जैसे एआई आ गया, सारे लोग कह रहे हैं ये ऐसे बहुत सारी नौकरी जाएगी, लेकिन बहुत सारी नौकरी आ भी रही है, तो इसे कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। चलिए मौसम के अनुसार फसलों का जो ज्ञान है वो देखने वाले हैं। रबी को सर्दियों का राजा कहा जाता है, जिसे गेहूँ, सरसों, चना, इसको याद रखने का ट्रिक है, सच्चे गम में है। सच्चे गम में है मतलब स से सरसों, ग से गेहूँ, म से, ऐसे याद रखिएगा। जायद फसल गर्मियों का पानी, मतलब जायद फसल में तरबूज, खीरा ये सब खाते हैं तो गर्मी में पानी की कमी नहीं होने देता है बॉडी में। ये सभी क्या है, जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। वही खरीफ मानसून का साथी है। धान, गन्ना, कपास खराब मौसम में गाधा, खराब मौसम में गाधा ट्रिक है याद करने के लिए। खरीफ फसल बहुत सारे लोग को याद नहीं होता है, इसलिए ले आए टॉपिक। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी जब बेरोजगारी चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल से तो वहाँ आपको बताया जाएगा इसे। मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग जिसे कहते हैं, जिसमें जैसे गाय का गोबर यूज कर लिए खेत में और ट्रैक्टर से हल भी जोत रहे हैं, सारी चीज़ का अगर मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं, आधुनिक यंत्रों का भी उपयोग कर रहे हैं, प्लस पुराने जैविक खादों का भी उपयोग कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। चलिए आगे देखने वाले हम लोग। हरित क्रांति का संबंध किससे है? पहले इंडिया में बोने छोटे छोटे गेहूं के बीज हुआ करते थे, तो एम एस स्वामीनाथन ने आए, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इसे इंडिया में, वही वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली से। पीली क्रांति का संबंध सरसों से। लाल क्रांति का संबंध मांस या टमाटर से है। श्वेत क्रांति अमूल दूध से, ये है श्वेत क्रांति, जिसे अमूल कोऑपरेटिव डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति लाया गया था। आप लोग को इंडियन मैप में भी समझना है, ज्योग्राफी में समझेंगे। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो असम में। कॉफ़ी, वही रबर।
केरल दिखा रहा है, कर्नाटका दिखा रहा है मैप में। तो ये सभी याद रखिएगा कहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। झूम कृषि, इसे स्लैश और बर्न कल्टीवेशन भी कहते थे। पहले जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं उनमें झूम कृषि ज़्यादा फेमस था। काटो और जलाओ, जो फसल हो जाता था उसको फसल को ऊपर से काट लिया जाता था और उसके जितने भी जड़ होते हैं, अभी भी बहुत जगह होते हैं, लेकिन उससे वायु प्रदूषण होता है, पंजाब सब में भी होता है, उसको जला दिया जाता है। इससे अगल बगल के खेत में अगर कोई फसल रह गया तो वो बर्बाद भी होने का डर रहता है। चलिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वर्तमान में अभी पूछा जाए तो कर्नाटक में 2024-25 में सर्वाधिक रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अभी जो आप प्रति व्यक्ति आय पढ़ाए थे आप लोग को, उसी से क्वेश्चन था। चलिए, हम लोग देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान जितने भी हैं अभी तक 17 बार हो चुके हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार रही है तब तक 17 बार ये योजना देश आज़ाद होने से लेकर अभी तक चली है। तो इन सभी योजनाओं को देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इस पर एक 10 मिनट शो लिया जाएगा आप लोग को, वो भी उसमें ही कवर करा दिया जाएगा जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं। तभी देखने वाले हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो 1951 से लेकर 1956 तक चला था, जो कि हेरोल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था। इसमें कृषि का मतलब विकास करने पे ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो कृषि ही उसका मूल आधार था, खेती के अलावा वहाँ कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए खेती पर ज़्यादा जोर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों लगाने पर जोर दिया गया, 1956 से लेके 61 तक चला ये। इसमें मोहलनोबिस मॉडल पर आधारित है ये। इसमें भिलाई लो इस्पात संयंत्र रूस की मदद से लगाया गया, दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से लगाया गया और राउरकेला जर्मनी की मदद से लगाया गया। ट्रिक याद रखिएगा, भीरू राज दुबे, भीरू राज दुबे। दू से दुर्गापुर, ब से ब्रिटेन, रा से राउरकेला जो कि जर्मनी, भी से भीरू, भिलाई और रूस। देखिए कितना अच्छा ट्रिक के साथ आप लोग को याद हो रहा है, इसलिए याद करते चलिए। एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को पीवी महालनोबिस जो थे उन्हीं के जन्मदिन दिवस पर मनाया जाता है। चलिए देखते हैं, 1937 में आरबीआई मुख्यालय शिफ्ट किया गया, कहाँ? मुंबई में शिफ्ट किया गया, आर्थिक धुरी बदली गई। और 1894 में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से पहला स्वदेशी बैंक लाला लाजपत राय द्वारा खोला गया था। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला यूरोपियन बैंक बना। बैंक सुधार, प्राइवेट बैंकों की एंट्री हुई और माइक्रो फाइनेंस छोटे लोन देना गांव तक भी सुचारू रूप से चालू किया गया इन सभी बैंक के आने से। भारतीय शेयर बाजार, बीएसई, एनएसई और सेबी के बारे में आप लोग भी बहुत पढ़े होंगे, भी बहुत चर्चा में था। चलिए, तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, जो किस वर्ष में? तो उसका आंसर होगा 1867 से 68 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखा है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इन्होंने बताया था कि उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। चलिए आगे देखने वाले हैं हम लोग। बुल, अगर कहीं भी बाजार ऊपर छलांग लगाएगा तो बुल का इमेज आपको बहुत ज़्यादा फेमस है। बियर मतलब पंजे से बाजार नीचे गिरता है, अगर भालू का पंजा दिख रहा है तो नीचे गिर रहा है। 1875 में बीएसई एशिया का सबसे पुराना सेंसेक्स है। और 1992 में एनएसई पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का शुभारंभ किया गया। ब्लू चिप सबसे सुरक्षित और बड़ी कंपनी थी उस समय। सेबी 1988 से 1892 के बीच मार्केट का रेफरी इनसाइडर ट्रेडिंग रोकता है। सेबी एक तरह से पुलिस डिपार्टमेंट कहिए, जो भी इलीगल एक्टिविटी होता है मार्केट में उसे रोका जाता है।
पैसे की ताकत, परचेजिंग पावर को गिराना। आरबीआई का गठन कब किया गया था? अभी आप लोग को पढ़ा है 1937 में। उसका राष्ट्रीयकरण किया गया है जब देश आज़ाद हो गया था तब। रेपो रेट होता है, आरबीआई से बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन मिलता है। जितने भी बैंक है वो आरबीआई से लोन लेते हैं, उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। सीआरआर, कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट। सभी बैंक के पास इतना, कोई भी आप बैंक खोलिएगा, आप कोई बैंक खोल सकते हैं। अगर बैंक खोलना है तो उस बैंक के लिए आपको कुछ राशि एक जमा पूंजी के तौर पे आपको जमा करनी होती है, जो कि आरबीआई के पास रहता है। उसका आपको कुछ मनी आपको मिलते रहता है बार बार। एसएलआर होता है बैंकों की इमरजेंसी गुल्लक। बैंक के पास इतना पैसा एब्जॉर्ब रखने की जो होता है ना, किसी बैंक के पास इतना पैसा है मतलब बचाए रखे हैं वो, तो वो उनकी एसएलआर होती है, एसएलआर। ऐसा करते हैं सभी टर्म आप लोग समझ गए होंगे। जब रेपो रेट 2 से 3% रहती है तो महंगाई अगर 2-3% है तो अच्छी है, 3 से 10% है चलती, वार्निंग दे रही है, 10% है तो दौड़ती होती है। इसी तरह ये चक्र दिया गया है आपको। महंगाई को कंट्रोल करना है तो रेपो रेट की बढ़ाई जाती है, ईएमआई महंगी होती है, डिमांड कम होता है किसी भी चीज़ का और महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। जैसे अभी गैस सिलेंडर का दाम बहुत ही चर्चा में है, पेट्रोल डीजल भी बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, बैंकों का रेपो रेट बढ़ाया जाएगा। बैंक भी जो लोन देंगे वो ज़्यादा लोन पे देंगे। बैंक भी जो लोन लेते हैं आरबीआई से लेते हैं तो वो भी महंगे दाम पर ही आता है। चलिए अवमूल्यन, जानबूझकर रुपए की कीमत गिराना, निर्यात बढ़ाने के लिए 1949 में एक बार, 1966 में एक बार, 1991 में ये सभी किए गए हैं। 1965 में एशिया का पहला ईपीजे स्पेशल इकोनॉमिक जोन टैक्स फ्री था। कौन? कैंडेला पोर्ट जो है गुजरात में, कांडला पोर्ट, वो। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कोई भी विदेशी कंपनी है वो आके आपके यहाँ अगर कंपनी लगाती है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसके तरह जो टैक्स लिया जाता है वो फ्री था पहले। अभी भी फ्री है, इंडिया सरकार ने अभी भी खुला रखा है, कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। तारापुर समिति, पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनशील रुपये का ग्लोबल पासपोर्ट। चलिए, और एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अभी आप लोग को समझा दिए। विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी करेंसी प्लस सोना प्लस आईएमएफ रिजर्व। आईएमएफ क्या है? तो इंडियन, आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो इंटरनेशनल एक बैंक के तौर पे है। वो क्या करता है, जितने भी आपको फंड आते हैं वो उसी के तहत आता है, आईएमएफ की तहत। कोई भी लोन लेना है तो आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक तो है ही, वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करता है एक तरह से आईएमएफ। एसडीआर क्या है? कागजी सोना है, सुपर गोल्ड। आईएमएफ की कृत्रिम मुद्रा, जिसे सिर्फ एक डिजिटल एंट्री कहा जाता है। चलिए, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्लोबल व्यापार की रेफरी है, जो कि जेनेवा में जिसका मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का लॉन्ग टर्म लोन विकास के लिए, होम लोन। आईएमएफ यहीं पे है, शॉर्ट टर्म लोन। वर्ल्ड, यहीं से ये दोनों रेगुलेट होता है। एनडीबी, ब्रिक्स बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स के द्वारा तैयार किया गया। पश्चिमी एकाधिकार की चुनौती है। एशिया डेवलपमेंट, एशियाई विकास बैंक, जो कि बीजिंग में है। ये ब्रिक्स देशों द्वारा तैयार किया गया एक बैंक है। एनडीबी ब्रिक्स बैंक की चुननी एकाधिकार को चुनाती है। मोनवासो, कोई चीनी लैंग्वेज में लिखा गया नाम है ये। एडीबी एशियाई विकास बैंक है, ये एशिया के डेवलपमेंट में इसका ज़्यादा योगदान रहता है। लेकिन फिर भी सारे लोग लोन लेने कहाँ जाते हैं? तो आईएमएफ के पास ही जाते हैं, इतना एशिया के पास पावर ही नहीं है। एचडीआई, मानव विकास सूचकांक। और एमपीआई, बहुआयामी गरीबी, प्रति व्यक्ति आय, मतलब जनगणना अब जब 2027 में होगा तो फिर नए डाटे आएंगे, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे।
सिर्फ पैसा नहीं 10 पैमाने, बिजली, साफ पानी, फर्श, स्कूल आदि, ये सभी क्या है, एमपी है। बहुआयामी गरीबी का ये एक तरह से उदाहरण, मतलब बिजली, साफ पानी दिया जाए, फर्श, स्कूल आदि सभी दिए जाए अच्छे से, तो वो मानव विकास सूचकांक का अच्छा उदाहरण होगा। 1/3 से ज़्यादा पैमाने पर कमी की जा रही है, तो वो गरीबी के अंतर्गत आएगा। स्वास्थ्य, लंबा जीवन, शिक्षा, स्कूल अच्छा होना चाहिए, स्कूल टिकाऊ होना चाहिए। आय, प्रति व्यक्ति आय अधिक होना चाहिए, तो मानव विकास सूचकांक उस देश का खुद ही ज़्यादा होगा। महबूब अल हक और अमर्त्य सेन द्वारा ये विकसित किया गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट। अर्थव्यवस्था का मास्टर मैप, एक पेज में संपूर्ण रिवीजन करते हैं। अभी जैसे रबी फसल, खरीफ फसल, झूम कृषि आप लोग को समझा दिए थे। जीएसटी क्या है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे लोएस्ट इनकम कहाँ पे है, बिहार में। सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो गोवा और सिक्किम में। वर्तमान में पूछा जाए तो कर्नाटका में। प्रति व्यक्ति आय औसत एवरेज तौर पे सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट इनकम पूछा जाए तो गोवा, उसके बाद सिक्किम का स्थान रहता है। चलिए, अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा हुआ है। आप सभी लोग के लिए धन्यवाद। चलिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही क्लासेज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।